तो आज टॉपिक है हमारा प्लानिंग फंक्शन। यानी हम ये देख रहे हैं कि जब आप एज अ मैनेजर या किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट का पार्ट हैं, तो मैनेजमेंट का जब पार्ट होंगे तो आप प्लानिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट जो फंक्शन है वो प्लानिंग है मैनेजमेंट का। आपको क्लियर है ये चीज़ कि मैनेजमेंट स्टार्ट होती है प्लानिंग से। तो आज हम कुछ डिटेल में स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने फंक्शंस जो डिस्कस किए थे, यानी प्रीवियस जब भी हमारे लेक्चर हुए हमने फंक्शन स्टार्ट किए थे, डिस्कस भी किए, जिसमें हमने कहा कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, मैनेजरियल परफॉर्मेंस फॉर द सेक ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये बात हम प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हुए तो हमने डिस्कशन की। आज प्लानिंग की हम फर्स्ट मीनिंग, नेचर और कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। फिर है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कि अगर आप प्लानिंग स्टार्ट करें, यानी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का पार्ट हैं और आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, फर्स्ट प्लानिंग करेंगे तो आप फर्दर कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ये क्लियर कर लें कि प्लानिंग की नेचर क्या है। मींस के जब आप प्लानिंग करते हो, आप प्लानिंग स्टार्ट करते हो, तो प्लानिंग की नेचर क्या है, प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये हम कुछ क्लियर करेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है, नेचर ऑफ प्लानिंग। आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आवाज आ रही है सर। ठीक है। तो अब देखें, फर्स्ट जो मेरे पास नेचर में पॉइंट्स आ रहे हैं, आप बुक देख लें तो बुक में सेपरेट टॉपिक है, नेचर से रिलेटेड सेपरेट टॉपिक मिल रहे हैं आपको। तो आप सेपरेट टॉपिक पे जा सकते हैं, वहाँ आपको क्लियर रहेगा कि प्लानिंग क्या है। तो फर्स्ट मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं नेचर ऑफ प्लानिंग पे बात कर रहा हूँ। बेसिक 4 आप एस्पेक्ट्स डिस्कस कर सकते हैं प्लानिंग के, अगर नेचर को देखें। द नेचर ऑफ प्लानिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय एग्जामिनिंग इट्स 4 मेजर एस्पेक्ट्स। दे आर, द फर्स्ट वन इज इट इज अ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव्स। Second is it is primacy among the manager's task, and third is it is pervasiveness. It is pervasiveness, and the fourth one is the efficiency of resulting plan. यानी हम ये क्लियर करेंगे फर्स्ट के प्लानिंग बेसिकली है क्या और प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ मेरे पास फर्स्ट जो है कि प्लानिंग की नेचर ये है कि प्लानिंग आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट में हेल्प आउट करती है। ऑब्जेक्टिव्स आपने या गोल्स अचीव करनी है तो प्लानिंग आपको हेल्प आउट करती है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग आप अपने ऑब्जेक्टिव्स की या अपने गोल्स की अटेनमेंट कर सकते हैं, अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट प्लानिंग की नेचर अगर मैं डिस्कस करता हूं तो ये पॉइंट मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ देखें स्लाइड आपको नजर आ रही है कि सिंस प्लान्स आर मेड टू अटेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, एवरी प्लान एंड ऑल इट्स sports should contribute to the achievement of organization's purpose and objectives. And organized enterprise किसे कहा जाता है? किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। exist to accomplish group objectives through willing and purposeful cooperation. अब बात ये हो रही है कि प्लानिंग क्या है, इसकी नेचर में फर्स्ट प्लानिंग का जो मुझे थीम नज़र आता है, इसकी नेचर या इसका स्कोप नज़र आता है, वो ये है कि प्लानिंग आपको हेल्प आउट करती है गोल अटेनमेंट में या ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट में, जिसे हमने कहा द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लानिंग टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए आप प्लानिंग करेंगे और विदाउट प्लानिंग आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। अब मुझे कोई स्टूडेंट ये बता दे कि ऑब्जेक्टिव्स और गोल में क्या फ़र्क है। मेरे सामने बिलाल अहमद हैं, इसी तरह यासीन गुल हैं, यहाँ आफाक राना, एहतशाम। तो आप बताएं कि बिलाल बता दें आप कि ऑब्जेक्टिव्स और गोल में क्या डिफ्रेंशिएट किया था हमने। सर रिवाइज करना लेक्चर सर, थोड़ा सा ना भूला हुआ है। भूला हुआ है। अब देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ कि हमने कहा था कि आप गोल की अचीवमेंट के लिए, जी जी बताएं प्लीज। सर गोल्स हमारे पास होते हैं जो हम सुपरियरिटी लेवल पे अचीव करते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो हम स्टेप वाइज करते हैं और उसके बाद हम किसी गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ये हमने बात की कि आपके पास जब आप गोल सेटिंग करते हो तो गोल में वीडियो ऑफ कर लें एहतशाम।
तो यहाँ गोल अटेनमेंट ये है कि जब आप गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, गोल अचीवमेंट के लिए आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। तो हम यही बात कर रहे हैं कि जब आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते जाएंगे अल्टीमेटली आप अपने नियरेस्ट टू गोल होंगे। इसका यह मतलब हुआ कि प्लानिंग की नेचर है, प्लानिंग आपको हेल्प आउट करती है गोल ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट में, और अल्टीमेटली ये आपके लिए आउटपुट होगा, ये आपका अल्टीमेट जो मींस के ऑब्जेक्टिव है, जो कि गोल है आपका, वहां तक आपको सक्सीड करने में आपको प्लानिंग हेल्प आउट करती है। ये तो मेरे पास फर्स्ट नेचर है प्लानिंग की। अब मैं अगर सेकंड पॉइंट लूं, वो है प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग को, अगर प्लानिंग के मैं बेसिक नेचर देखूं तो प्लानिंग जो है वो प्राइम फंक्शन है। प्लानिंग इज अ प्राइम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमेसी मींस प्राइम फंक्शन। क्लियर हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो प्राइमेसी किसे कहेंगे आप? कि प्लानिंग की नेचर ये है कि प्लानिंग प्राइमेसी है। प्लानिंग एक प्राइम फंक्शन है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट का, मैनेजमेंट एज अ फील्ड, या मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट। अगर आप इसे डिस्कस करें तो मैनेजमेंट की नेचर यही है कि ये प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग के बगैर आप फर्दर चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर सकते। मैं आपको कहता हूँ आप प्लानिंग ना करें अगर, तो आप ना तो फर्दर ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे, ना आप स्टाफिंग कर पाएंगे, ना आप कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, ना कंट्रोलिंग कर पाएंगे, ना ही इवैल्यूएशन, और ना ही आप अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग सेकंड नेचर है प्लानिंग की। अब मैं कुछ देखें रीड आउट कर रहा हूं। द प्लानिंग इज द प्राइम मैनेजरियल फंक्शन। ये पॉइंट हमें क्लियर है, हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इट is proved by fact that all other functions such as organizing, staffing, leading and controlling are designed to support the accomplishment of the enterprise objectives. यानी जब आप प्लानिंग स्टार्ट करते हो तो प्लानिंग आपके लिए प्राइम फंक्शन है, द मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजर, कि आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं तो ये एक मेजर बेसिक फंक्शन है। इसीलिए इसकी नेचर है कि प्राइमरी को हम कहेंगे, प्लानिंग जो है वो प्राइमेसी का फंक्शन रखती है। प्लानिंग क्वाइट लॉजिकली therefore comes first before executing all other managerial functions। बाकी जितने भी मैनेजरियल फंक्शन है जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किए, जैसे मैंने आपको कहा मोटिवेटिंग या मोटिवेट करना आपका फंक्शन एज अ मैनेजर। इसी तरह आप अगर मैनेजर हैं तो आप कोऑर्डिनेट करेंगे चीज़ों को, आप अगर मैनेजर हैं तो आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, हैंडल करेंगे। तो ये आपके पास क्या हुआ, प्लानिंग फंक्शन हुआ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी मैनेजरियल फंक्शन हैं उनमें प्राइम फंक्शन जो है वो प्लानिंग है, और ये नेचर है प्लानिंग की कि प्लानिंग प्राइमेसी रखती है और प्राइम फंक्शन का रोल परफॉर्म करती है। एज इट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव नेसेसरी फॉर आवर ग्रुप एफर्ट्स। आपका जितना भी ग्रुप है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी कंपनी में जितने वर्कर्स हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उन तमाम को एस्टेब्लिश करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, ग्रुप एफर्ट्स को मैनेज करने के लिए, स्टाफ एफर्ट्स को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए, उनका अप्रेजल करने के लिए प्लानिंग जो है वो रोल परफॉर्म करती है कि विदाउट प्लानिंग यू कांट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। Also all other managerial function must be planned if they are to be effective। अब देखिए प्लानिंग अगर इफेक्टिव होगी, पॉइंट ये है कि जितनी बेस्ट, इफिशिएंट और इफेक्टिव प्लानिंग करेंगे आप, उतना ही आपके रिसोर्स, आपका आउटपुट, आपके प्रॉफिट, आपकी गोल या आपके ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव होंगे। अदरवाइज अगर प्लानिंग वीक हो, प्राइमेसी है, प्लानिंग जितनी वीक होगी, प्लानिंग में जितने फ्लॉज होंगे, उतने ही आप देखेंगे आप अपने ऑब्जेक्टिव से, आप अपने गोल से हट के काम कर रहे होंगे और आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। ये था सेकंड नेचर ऑफ प्लानिंग। हम एक शॉर्ट टॉपिक, ये जितनी भी स्लाइड्स आपके सामने आएंगी ये शॉर्ट टॉपिक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग बेसिकली, आप जब भी प्लानिंग करते हो, प्लानिंग में आप नॉर्मली देखते हैं कि हम चीज़ों को, जैसे हमने प्लान को कहा, प्लान और गाइडलाइंस, प्लान आपके सामने गाइडलाइंस हैं, प्लान रोड मैप है आपके सामने। और प्लानिंग को हमने क्या डिस्कस किया था, प्लानिंग की डेफिनेशन, कि प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में आपने क्या, आपकी अचीवमेंट्स होंगी, ये हमने प्लानिंग की बात की थी।
तो अब डेफिनेशन तो हमें क्लियर है। जब मैं इसी डेफिनेशन में यानी प्लानिंग इज अ प्रोसेस टू थिंक इन एडवांस अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जब मैं प्लानिंग की बात करता हूँ मैं कहता हूँ ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट फेजेस आप पास आउट करते हो और अल्टीमेटली आप एक डिजाइन, एक प्लान, एक रोड मैप सेट कर लेते हो। तो जब इसकी नेचर में डिस्कस करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि प्लान्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स अटेनमेंट में। प्लान की नेचर ये है कि प्लानिंग प्राइमेसी रखती है। इसी तरह प्लान की नेचर ये है कि इसमें प्रोग्रेसिवनेस है। प्रोग्रेसिवनेस से कहा जाएगा एक्सटेंसिवनेस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग बेसिकली एक यूनिवर्सल और यूनिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसे हम क्या कहेंगे कि ये परवेसिव फंक्शन है। परवेसिवनेस किसे या एक्सटेंसिवनेस कि ये एक वास्ट फंक्शन है जो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक यूनिट, हर एक कंपनी के रिसोर्स, चाहे वो एसेट्स हो कंपनी के, चाहे वो कंपनी पे ऑब्लिगेशंस हो, कंपनी के वर्कर्स हो, कोई भी एरिया हो, अगर आप उसे देखते हैं वहां प्लानिंग के बगैर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये भी प्लानिंग की नेचर है कि प्लानिंग परवेसिवनेस या एक्सटेंसिवनेस फीचर रखती है, कैरेक्टरिस्टिक रखती है। तो मैं आप देखें क्या हम कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग इज अ यूनिक एंड यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ ऑल मैनेजर्स। आप ये नहीं कह सकते कि जो भी मैनेजर हो वो अगर प्लान कर रहे चीजों को तो प्लानिंग आप कहें कि तमाम की एक ही प्लानिंग होगी, तमाम की प्लानिंग जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये डिपेंड करते हैं आपकी फिलॉसफी पे, इसीलिए ये एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव मींस कि ये डाइवर्सिफाइड है, ये डिपेंड करते हैं आपकी फिलॉसफी पे, डिपेंड करते हैं आपकी मैनेजरियल स्टाइल पे कि आपकी मैनेजरियल स्टाइल क्या है, आप किस लेवल के मैनेजर हैं। आप टॉप मैनेजर हैं, आप मिडिल मैनेजर हैं, आप लोअर लेवल मैनेजर हैं, या आपकी कैरेक्टरिस्टिक या आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि आप लिबरल फिलॉसफी रखती हो, लिबरलिज्म, हो सकता है कि आप ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं आप डेमोक्रेटिक हो सकते हैं आप लीजर हो। ये डिफरेंट स्टाइल है एक मैनेजर के, एक लीडर के। जो मैनेजरियल स्किल्स आपकी डिफरेंट हो सकती हैं। तो प्लानिंग आपको रूम देती है, प्लानिंग आपको वे देती है कि वे फॉरवर्ड आपके सामने होता है कि आप कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। प्लानिंग को कैसे डायनामिक फंक्शन है, ये कोई स्टैटिक फंक्शन नहीं है, सॉलिड नहीं है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। इसीलिए हमने कहा कि प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन या एक्सटेंसिव फंक्शन है। The character and scope of planning may vary with each manager authority and with the nature of policies and plans outlined by supervisor. But all managers must have some functions of planning. वही बात हम कर रहे हैं कि ये करैक्टर है, प्लानिंग एक करैक्टर है। आप जैसे चीजों को प्लान करेंगे, कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप एक्सीडेंटल सिचुएशन होगी, कभी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, कभी कॉन्टीजेंसी होगी। उन सिचुएशन में आप देखते हो कि आपको फिर अपने जो प्लान सेट हो चुके होते हैं उनको चेंज करना पड़ जाता है। तो ये प्लानिंग का एक नेचर है कि प्लानिंग परवेसिव है, एक्सटेंसिव है, ये डाइवर्सिफाई एरिया है, करैक्टर है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें चेंज मैनेजमेंट अप्लाई की जा सकती है। तो ये थर्ड नेचर हो गई प्लानिंग की। इसी तरह बिकॉज ऑफ वंस अथॉरिटी और पोजीशन इन द मैनेजरियल हायरार्की वन मे डू मोर और लेस प्लानिंग बट सम काइंड और अमाउंट ऑफ प्लानिंग अ मैनेजर मस्ट डू। बात वही हो रही है कि जरूरी नहीं है कि आप कहें कि आपने जो सेमेस्टर के लिए स्टडी के लिए ऑन कैंपस आपकी क्लासेस थी तो प्लानिंग कुछ और थी आपकी। अब देखिए वो प्लान, उस प्लान को आप चेंज कर सकते हैं। ये आप जैसे सिचुएशन आपने देखा लॉकडाउन है या ऐसी सिचुएशंस बनी है तो अब आपको अपनी प्लानिंग को चेंज करना है। और प्लानिंग की नेचर क्या हुई फिर, ये प्लानिंग परवेसिवनेस रखती है या एक्सटेंसिवनेस रखती है। प्लानिंग की नेचर यही है कि प्लानिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, प्लानिंग आपको डायनामिक इन्वायरमेंट, डायनामिक करैक्टर प्रोवाइड करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है प्लानिंग, जो कि फर्स्ट फंक्शन है, चीजों को प्लान करना, चीजों को आप मैनेज करें, हैंडल करें, तो ये आपके पास प्लानिंग। और प्लानिंग आपको हेल्प आउट कर रही होती है कि आप कैसे चीजों को फ्लेक्सिबिलिटी की, अपने रिसोर्सेज में, अपने प्लान्स में, अपने बजट्स में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी ला पाएंगे। ये हुआ थर्ड नेचर प्लानिंग की। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट जो प्लानिंग का रोल है वो है द एफिशिएंसी ऑफ प्लान। प्लान की एफिशिएंसी में किसे कहूँगा, एफिशिएंसी मींस प्लान शुड नॉट ओनली बी इफेक्टिव बट आल्सो एफिशिएंट। ये जरूरी है कि प्लान जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इफेक्टिव हो,
प्लान इफेक्टिव ना हो सिर्फ, प्लान इफिशिएंट भी होने चाहिए, यानी प्लान्स इफिशिएंट होने चाहिए। इफिशिएंट देखें, इफेक्टिव किसे कहेंगे, ये आपके सामने मैं एक स्लाइड रख रहा हूँ। इफेक्टिव आप इसे कहेंगे कि आपने जो इनपुट दिया, मींस कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो कैश है, आपके पास जो बजट है, आपके पास जो फाइनेंसेस हैं, उनको यूज करते हुए अगर आप उतना ही आउटपुट लें, मींस के 100 रुपीज आपने यूज किए और आपका आउटपुट भी 100, 99%, 80%, 70% या इवन 100 ही क्यों नहीं है, ये तो इफेक्टिव है। आप कह सकते हो कि मेरा प्लान इफेक्टिव रहा। आप कहते हैं कि मैंने स्टडी की, स्टडी के बाद मेरा जो मेरे रिजल्ट्स थे वो 90% आए, वो 80% आए, वो 70% या जस्ट पेपर पास हो गया, तो ये तो इफेक्टिव हो गया कि हाँ प्लानिंग इफेक्टिव है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। प्लानिंग की नेचर ये है कि प्लानिंग इफेक्टिव भी हो और इफिशियंट भी हो। अब देखिए इफिशिएंट में क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए आपने 50 रुपीज का प्लान किया, ₹50 आपके पास बजट था और इसको आपने प्लान किया है। जब जैसे ₹50 आप प्लान करते हो, आपका आउटपुट जो है 50 नहीं 80 आपको मिलता है, मींस कि आप प्रॉफिट में जाते हैं, आप ब्रेक इवन पे नहीं है कि आपने 100 लगाया और 100 ही आउटपुट आ गया, तो ये तो आप फिर इफेक्टिव रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्कअप, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम रहे, मैक्सिमाइजेशन रहे, तो फिर जरूरी है कि आपके प्लान्स जो हैं इफिशिएंट हो। अच्छा, अब एफिशिएंसी के लिए, प्लान्स को एफिशिएंट बनाने के लिए आपने क्या करना है। हमने जब प्लानिंग फंक्शन को ब्रीफली डिस्कस किया था, हमने बेसिक कुछ फंक्शंस डिस्कस किए कि प्लानिंग क्या रोल रखती है। हमने कहा था कि प्लानिंग स्टार्ट होनी चाहिए, आप पॉलिसी से स्टार्ट करें, आप स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करें, स्ट्रेटजीज के पास उनके लुकआउट करें, उनकी डिजाइनिंग करें, डिजाइनिंग के बाद उसकी फिजिबिलिटी चेक कर लें। तो अब देखें, अगर ये प्रोसेस आप फॉलो कर लेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, एफिशिएंट प्लान होंगे, एफिशिएंट होंगे ये प्लान। तो हम बात क्या कर रहे हैं, लास्ट नेचर ऑफ प्लानिंग। हम कह रहे हैं द एफिशिएंसी ऑफ प्लान्स मींस प्लान्स शुड नॉट ओनली बी इफेक्टिव बट आल्सो एफिशिएंट। प्लान्स की नेचर ये है, जब भी प्लानिंग आप करें तो प्लान सिर्फ इफेक्टिव ना हो कि आप कहें कि मैंने प्लानिंग कर ली और इफेक्टिवली ये सब कुछ हो रहा है और मींस कि हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, लेकिन ये एफिशिएंट हो, मींस कि जो आपके गोल्स हैं वो अचीव भी हो और साथ साथ आपका एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, आपकी वेस्टेज, आप कह सकते हैं कि एडिशनल यूटिलाइजेशन ना हो, आपकी स्पाइलेज ना हो, आपको लॉसेज ना हो, तो आप कह सकते हैं फिर कि हम एफिशिएंट प्लान हम कर चुके हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में आपको फिर देखना होगा कि हमारे प्लान्स फिजिबल हैं या नहीं है। टाइमली आपके अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हैं, आप यूटर्न ले सकती हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान रिलेट्स टू द एक्सटेंट टू विच इट अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स, कि आप ये देखेंगे कि यहाँ आप ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अकम्प्लिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिशमेंट आप अगर करना चाहते हैं तो फिर प्लान इफेक्टिव होने के साथ साथ एफिशिएंट भी हों। The efficiency of plan, however, means its contribution to the purpose and objectives offset by cost and other factors required to formulate and operate it. यानी आप जो भी आपके पास कास्ट किसे कहा जाता है, आपके पास अवेलेबल बजट्स, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल स्टाफ, अवेलेबल मशीनरी, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको जो अवेलेबिलिटी है, इस अवेलेबिलिटी को बेस्ट पॉसिबली आप क्या करें, यूज करें ताकि एक बेस्ट आउटपुट आ सके। तो ये आपके पास हुआ एफिशिएंसी ऑफ प्लान्स। यानी आप जब भी प्लानिंग करें तो प्लानिंग के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सामने रखें। द फर्स्ट वन इज आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपकी प्लानिंग कंट्रीब्यूट करे। सेकंड कि आप क्लियर होना चाहिए कि प्लानिंग ही प्राइम फंक्शन है, प्राइमेसी जो है प्लानिंग की ही रहेगी, यानी जहां भी जिस डिपार्टमेंट में काम होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी प्लानिंग के बेस पे होगी, मोटिवेशन होगी प्लानिंग की बेस पे होगी, डायरेक्शन आप करेंगे प्लानिंग की बेस पे करेंगे, स्टाफिंग करेंगे प्लानिंग की बेस पे करेंगे, आप चीजों को कंट्रोल करेंगे प्लानिंग की बेसिस पे कर रहे होंगे। अल्टीमेटली आप अगर चीजों को इवैल्यूएट कर रहे हैं प्लानिंग की बेसिस पे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग जो है वो प्राइम फंक्शन है। अब लास्ट जो मेरे पास कुछ आप देखने, स्लाइड क्लोज हो रही है कि बोथ कंसेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल रीजंस आर पुट फॉरवर्ड इन सपोर्ट ऑफ प्लानिंग। Two conceptual reasons supporting systematic planning by managers are limited resources and uncertain environment. देखिए हर कंपनी के पास, हर बिजनेसमैन के पास, हर पर्सन के पास, आप मैनेजर हैं तो आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मींस आपके पास कैश, आपके पास वर्कर्स, आपके पास फाइनेंसेस, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास स्टाफ,
ये तमाम फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ये सब कुछ अब देखें, ये अब बेसिकली रिसोर्सेज ये लिमिटेड होते हैं। जो आप करना चाहते हैं, आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ में लिमिटेड है, इस 100 रुपीज़ को यूज़ करते हुए आप 120 अर्न करने आपके। इसी तरह अनसर्टेन इन्वायरमेंट, हमेशा इन्वायरमेंटल में अनसर्टेनिटी रहती है, रिस्क ऑफ लॉस हर बिजनेस में, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, आपके हर टास्क में, हर एफर्ट में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने एडमिशन लिया था तो नहीं था क्लियर कि क्लासेस ऑफ हो जाएंगी फॉर एग्जांपल, अब क्लासेस ऑफ हो गई हैं तो देयर इज अनसर्टेनिटी, जिसे हम कहते हैं रिस्क इन्वॉल्व है। अब इसको कैसे मैनेज करना है? मैनेज इसको ऐसे करना है कि प्लान इफिशिएंट हो, जरूर सिर्फ इफेक्टिव ना हो, प्लान इफिशिएंट हो। और हमारा फलाह कहाँ रह जाता है? हम इफेक्टिव प्लान्स पे चलते हैं, एफिशिएंसी को सामने नहीं रखते। तो आपको एफिशिएंसी को सामने भी रखना चाहिए, एफिशिएंसी पे भी काम करना चाहिए और एफिशिएंसी को अपने प्लान्स का पार्ट बनाना चाहिए। ये मेरे पास फर्स्ट टॉपिक, शॉर्ट टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया, नेचर ऑफ प्लानिंग। तो अब नेक्स्ट जो है मैं मीनिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर हम क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर लेंगे। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग की हम अगर डेफिनेशंस कुछ देख लें तो हम क्या कह रहे हैं। मैंने बुक से कुछ स्लाइड्स ली हैं, आप देख लें। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, अ वेराइटी ऑफ डेफिनेशंस हैव बीन ऑफर्ड टू ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। Planning is a pervasive and continuous execution of function involving complex processes of perception. पहला पॉइंट क्लियर कर ले, हमने कहा कि प्लानिंग इज अ परवेसिव एंड कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस। प्लानिंग एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग complex processes of perception. The first point is perception. Planning basically based on your perception. On the basis of perception, you can plan your activities. अब point ये है, what is a perception? Perception basically आपकी sensory thoughts होती हैं। आप जो चीज़ हो सकता है रियल वर्ल्ड में प्रिवेल ना करे, आप कहते हैं कि मैं ये मेरा टास्क है, ये बेंचमार्क है और मैं ये अचीव कर लूँगा। अब ज़रूरी तो नहीं है, ये आपकी परसेप्शन है। जब आप उसकी अचीवमेंट में रियल वर्ल्ड में उस पर एफर्ट अप्लाई करते हैं, अपने रिसोर्सेज अप्लाई करते हैं, तो फिर आप देखते हो कि आपको काफ़ी बैरियर्स, आपको काफ़ी हर्डल्स, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि प्लानिंग जो है उसमें आपकी परसेप्शन भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन जब मैं प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो फिर मुझे क्लियर होता है कि मुझे कैसे प्लान करना चाहिए था ताकि मैं अपनी परसेप्शन को अचीव कर पाता। परसेप्शन के सेंसरी थॉट्स जो मेरी थी, जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की थी, जो मेरे सेंसेस कह रहे थे कि मेरे पास इतनी मीन्स के स्ट्रेंथ है कि हम ये काम कर सकते हैं एज ए मैनेजर, जब मैंने रियल वर्ल्ड में इन रियलिटी रियल सेंस में उसे परफॉर्म करने की कोशिश की तो वो वैसे नहीं था फिर। तो ये परसेप्शन हुआ, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। प्लानिंग जो है आपकी जैसे परसेप्शंस चेंज होती हैं टाइमली, फर्स्ट किसी के साथ आपका मीटअप होता है तो या आप उसके बारे में कुछ लोग सर्वे करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, बिजनेस करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, आप सर्वे करते हैं। सर्वे में क्लियर होता है कि हाँ इस बिजनेस के लिए इतना पैसा चाहिए, इतने वर्कर चाहिए, ये लोकेशन होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट होना चाहिए, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, यहाँ मार्केट डिमांड है, इस एरिया में, इस लोकेलिटी में, ये इस डिस्ट्रिक्ट में मार्केट डिमांड नहीं है। ये देखिए ये सारी परसेप्शन बन गई है। अब जब आप रियल वर्ल्ड रियल सेंस में रियल व्यू में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ और होता है। अब वो उसको देखते हुए आपको प्लानिंग करनी होती है। इसका ये मतलब हुआ जब आपकी परसेप्शंस में कंप्लेक्सिटी आना शुरू हो जाती है, आपकी परसेप्शंस कंप्लेक्सिटी को कैप्चर करना शुरू कर देती है, तो अब आप इसे प्लानिंग कहते हैं। इसी तरह है कि एनालिसिस, प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरिजन करते हैं उनका। आप ऑब्जर्व किया चीज़ों को, जाके एनालिसिस करेंगे, मार्केट में जाके एनालिसिस करेंगे। आपको वर्कर कहते हैं कि आज बेस्ट आउटपुट रहा, हमने हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, लेकिन जब आप रियल सेंस में जाके देखते हैं तो वो परफॉर्मेंस वैसे नहीं होती, वो आउटपुट वैसे नहीं होता, वो चीज़ें वैसे नहीं हो रही होती। तो फिर आपको क्लियर होना शुरू हो जाता है कि नहीं, हमने जो एनालाइज किया, हमने जो जज किया वो वैसे नहीं था। तो अब एनालिसिस की बेसिस पे आप क्या करते हो, प्लानिंग कर रहे हो। तो इसीलिए प्लानिंग जो है वो कंसेप्चुअल थॉट्स पे भी बेस करती है। अब कंसेप्चुअल थॉट्स को अगर देख लें, कंसेप्चुअल थॉट बेसिकली आपकी
जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर चुके हैं, ये आपका बिहेवियर है। वेरी सिंपल कि कंसेप्चुअल थॉट्स, आप चीज़ों को जैसे बिहेव करते हैं, चीज़ों को आप देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, तो ये आपके थ्योरेटिकल या अंडरस्टैंडिंग है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी एबिलिटी टू फॉर्म समथिंग, फॉर एग्जांपल कि आप देखते हो कि परसेप्शन मैंने परसीव कर लिया, मुझे सेंसेस, मेरी सेंसरी थॉट्स ने एक चीज़ कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन जब वो काम करने के लिए आप एफर्ट करते हैं तो फिर आप देखते हो कि वो काम नहीं हो पाता। अब आपके पास जो एबिलिटी है, आपके पास जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको अप्लाई करते हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका। इसका ये मतलब हुआ कि प्लानिंग बेसिकली आपकी परसेप्शन, आपके एनालिसिस, आपकी कंसेप्चुअल थॉट्स, आपकी कम्युनिकेशन और आपकी डिसीजन एंड एक्शन पे बेस कर रही होती है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हुआ, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हुआ परसेप्शन से रिलेटेड, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुअल थॉट एंड अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, डिसीजन एंड एक्शन। दिस इज बेसिकली प्लानिंग। इसी तरह सेकंड में डेफिनेशन ले रहा हूं, प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन टू गेट थिंग्स डन through his subordinates. A manager must plan ahead. यानी आप अपने, जैसे मैंने कहा था कि प्लानिंग मीन्स मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स और वर्क डन थ्रू अदर्स, थ्रू योर वर्कर, थ्रू योर स्टाफ, थ्रू योर एम्प्लॉइज, कि आप दो और लोगों से जब काम करवाना चाहते हो, इसे प्लानिंग कहते हैं। तो हमने क्या कहा, टू गेट थिंग्स डन थ्रू हिज सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर मस्ट प्लान अहेड। तो प्लानिंग के क्या कहती है आपको कि एक मैनेजरियल फंक्शन है, और अब जब आगे आप मूव करना चाहते हैं, मूव अहेड जाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए आप देखते हो कि प्लानिंग जरूरी है। Eckhoff defines planning as the design of desired future and of effective ways to bringing it about. This definition brings out the important aspect of planning, namely the effectiveness in implementing the course of action. कोर्स ऑफ एक्शन का क्या मतलब हुआ, प्लान हुआ। यानी जब आप प्लान करना चाह रहे हैं, जब आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो प्लानिंग के लिए आप जरूरी है कि इफेक्टिवनेस इम्प्लीमेंटेशन में होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में इफेक्टिवनेस कब होगी कि प्लानिंग में ऐसे आप स्ट्रेटजीज, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे एसओपीज, ऐसे प्रोसीजर्स आप रखें, पार्ट बनाएं कि जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आए तो उन स्टैंडर्ड से आप हटे नहीं, उन स्टैंडर्ड्स को आप जंप आउट ना करें, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आप प्रॉपर इफेक्टिव आउटपुट ले पाएं। तो ये हमारे पास प्लानिंग की डेफिनेशन है। इसी तरह मैं लास्ट स्लाइड ले रहा हूं प्लानिंग से रिलेटेड, जो है कि मोस्ट ऑफ डेफिनेशंस एग्री दैट प्लान इज अ प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। अब एक और डेफिनेशन आ रही है, planning means predetermined course of actions. Predetermined means कि आप think in advance, पहले से ही सोच लें, पहले से ही स्ट्रक्चर बना लें, पहले से ही स्केजुलाइज कर लें, पहले से ही नेटवर्क सेट कर लें, ताकि रिसोर्सेज को देखते हुए, अवेलेबल स्टाफ को देखते हुए, अवेलेबिलिटी को देखते हुए फिर फर्दर आप मूव ऑन हो। तो हमने कहा कि प्लान क्या है, प्लानिंग मीन्स द प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शंस। इसी तरह द एलिमेंट्स इंक्लूड इन दिस डेफिनेशन आर द फ्यूचर एक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन और कॉसेशंस। और इसका ये मतलब हुआ कि फ्यूचर एक्शन है, ये या तो प्लान इज बेसिकली अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, या आप कह सकते हैं एंड आइडेंटिफिकेशन और कॉसेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स टू आइडेंटिफाई समथिंग, to identify the flaws, to identify the losses, to identify the risk, to identify the आप कह सकते हैं कि hurdles, to identify the barriers, कि मुझे कहाँ हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे, कहाँ बैरियर्स फेस करने पड़ेंगे, कौन से मेरे लिए कंस्ट्रेंट्स होंगे, उन तमाम को आप पहले से लोकेट कर लें, उन तमाम को आइडेंटिफाई कर लें और फिर आप फर्दर प्लान सेट करें। तो प्लानिंग ऐसे नहीं है कि आप एक पेज ले लें और स्ट्रक्चर बना लें कि मैंने प्लान कर लिया। प्लानिंग के लिए आपको फर्दर काफ़ी स्टडी करनी पड़ जाती है। प्लानिंग के लिए चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, अपनी परसेप्शन के साथ मैचअप करना, अपने कॉन्सेप्चुअल जो थॉट्स हैं उनको सामने रखना, अवेलेबिलिटी को सामने रखना, एक्सेप्टेबिलिटी को सामने रखना और फिर प्लान आप सेट करें। इसी तरह मैं लास्ट डेफिनेशन लेके फिर हम क्वेश्चनिंग की तरफ जाते हैं। ये है कि फ्यूचरिटी एक्शंस एंड पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल कॉसेशन। कॉसेशन किसे मैं कह रहा हूँ, कॉसेशन आपके पास है कि कॉज एंड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, कि आप देखें कॉजेज क्या हैं और उनका इफेक्ट क्या होगा। कॉज समझते हैं आप कि कॉज मीन्स कि क्या रीजंस होंगे, इसके इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसकी बेस क्या है, क्यों ये इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, क्यों फेस करेंगे, लॉस क्यों हुआ प्रीवियसली,
पास्ट में जो लॉसेस रहे क्या रिजल्ट थे। अब कॉज और इफेक्ट को कॉसेशन आप कहेंगे। तो ये मेरे पास प्लानिंग से रिलेटेड डेफिनेशंस हमने ली। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो अब क्वेश्चनिंग जो आपके इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आप बात करना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आपको अनम्यूट यहाँ कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं, आप जो भी क्वेश्चन है आपका, आप क्वेश्चन करें। सर प्लान को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, मतलब मिड में या स्टार्ट इस तरह, अगर हमारा प्लान सही नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल, आप प्लान आपके डायनामिक होते हैं, प्लान जो है फ्लेक्सिबल रहते हैं आपके। आप किसी भी टाइम पे अपने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए, जो भी इश्यूज आपको आ रहे हैं उनको देखते हुए आप प्लान को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कंटीजेंसी की सिचुएशन है, एक्सीडेंटल सिचुएशन आ गई है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, वो फ्लड वार्निंग्स हो सकती हैं, वो अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, वो आपके लॉसेज हो सकते हैं, वो मींस के अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो फिर आप अपने प्लान्स को चेंज करें। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी मोमेंट पे आपका जो स्किलफुल स्टाफ थे या एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स है वो आपको मींस के रिजाइन करके चला जाता है, तो फिर आपको प्लान को चेंज करना होगा। जरूरी तो नहीं है कि आप स्टैटिक रहें कि जो मैंने प्रिंसिपल बनाया हुआ था, जो प्लान सेट किया हुआ उसको हमने चेंज ही नहीं करना। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी मूव पे। तो जी जी प्लीज पूछें। हेलो, जी जी पूछें। जी सर, तो मैं पूछ रही थी कि जब हम प्लान बनाते हैं हाँ किसी भी बेस पे या किसी भी काम के लिए, तो उसमें हम दूसरों के साथ कंसर्न कर सकते हैं या हाँ, इसके लिए वो ये नहीं होता होता? है कि इसलिए ये है कि हु शुड मेक अ प्लान। अगर आप ये देखें कि प्लान कौन बनाए, किसको प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। तो प्लान बनाने के लिए पहला तरीका ये है कि आप जो ओनर है, जो मैनेजर है, मैनेजमेंट अपनी एक्सपर्टीज वर्कर्स, एक्सपीरियंस वर्कर्स को प्लानिंग का पार्ट बनाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है, जो बिजनेस का मालिक है, कंपनी का ओनर है, उसे देखना चाहिए, उसे प्लानिंग करनी चाहिए। इसी तरह है कि आप लीगल जो आपके लीगल टीम है, आपकी लीगल वर्कफोर्स है, उसको भी आप पार्ट बना सकते हैं कि लीगल लॉयर्स हैं उनको भी आप पार्ट बना सकते हैं, वो भी आपको प्लानिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं। इसी तरह आप प्लानिंग के लिए स्किलफुल जो भी यूनिट्स हैं या डिपार्टमेंट्स, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपको प्लानिंग में हेल्प आउट कर सकते हैं, उनसे भी आप हेल्प लेके प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि सिर्फ जो मैनेजर है, टॉप मैनेजमेंट है या मिडल मैनेजमेंट या ओनर है, सिर्फ प्रेसिडेंट है वो ही प्लान करे। टॉप डाउन भी हो सकती है, बॉटम अप प्लानिंग भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी रखें और प्लानिंग के लिए उन लोगों को भी इन्वॉल्व करें प्लानिंग में जो अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपनी एक्सपर्टीज को, अपनी स्किल्स को या आर्ट्स को यूज करते हुए आपको एक बेस्ट प्लान दे सकते हैं जो फिजिबल या इम्प्लीमेंटेबल हो। ओके। ओके, किसी और का क्वेश्चन? कोई आफाक मेरे सामने है, एमन, एहतशाम, जो स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, किसी का क्वेश्चन? बिलाल? नो सर। कोई इशू है यहाँ तक जितना डिस्कस किया? नो सर, कोई इशू नहीं है सर। अच्छा, किसी और का प्रॉब्लम? जितने भी स्टूडेंट हैं पूछ सकते हैं। नो सर, कोई इशू नहीं है सर। कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि हमने डिस्कस किया प्लानिंग, तो प्लानिंग की नेचर में कितने टाइप डिस्कस किए, कितने कैरेक्टर डिस्कस किए? सर 4। आप क्या समझे हैं कि प्लानिंग की नेचर क्या 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 होनी चाहिए, प्लानिंग किस नेचर की होनी चाहिए? एनालाइजिंग होनी चाहिए सर, और थॉटफुल होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए। हाँ, गुड।
हमने ये कहा कि आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, उसकी नेचर ये हो कि गोल अटेनमेंट में हेल्प आउट करे, ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट में हेल्प आउट जरूर करे। इसका मतलब है कि प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए करनी चाहिए। इसी तरह हमने नेक्स्ट पॉइंट ये लिया कि आप जब भी प्लान करें तो प्लान प्राइमेसी है, तो आप जब प्लान अगर बेस्ट होगा, बेस्ट प्लान होगा, आप प्लानिंग करते हुए ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग फर्दर मैनेजरियल फंक्शंस को भी सामने रखें। तो ये नेचर हमने डिस्कस की। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके गुड। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं जो कि है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। जो अभी आपने क्वेश्चन किया कि प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल हो या प्लानिंग स्टैटिक ही होनी चाहिए, कि आप कहें जैसे यू टर्न, बिल्कुल अगर कोई यू टर्न लेता है, प्लानिंग को चेंज करता है, डायनामिक या फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आता है, तो आप फिर कहें कि नहीं प्लानिंग यहाँ हमने चेंज नहीं करना। आप काफ़ी लोगों को देखते हैं, मैनेजर्स को देखते हैं जो ऑटोक्रेटिक होते हैं। ऑटोक्रेटिक क्या है? लिबरल माइंड रखता ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने जो कहा है कि 10 यूनिट बनाने हैं तो 10 ही बनाने हैं, चाहे उसके लिए फर्दर आपको वेस्टेज ही क्यों ना हो रही हो। यानी आपकी मशीनरी, आपकी अवेलेबल जो फैक्ट्री है या वर्कर्स हैं, तो वो अगर आप 100% कैपेसिटी पे चलाना शुरू कर दें तो आप देखते हो कि मशीन भी खराब होना शुरू हो जाती है, वेस्टेज भी ज्यादा होती है, और आपका वर्कर भी कुछ टाइम के बाद देखते हो कि आपको लॉस देना शुरू कर देता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए कंट्रोलिंग साथ साथ करें, साथ साथ प्लानिंग को चेंज करें, चेंज मैनेजमेंट को अप्लाई करें। तो ये हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि प्लानिंग की टाइप्स कितनी है। तो प्लानिंग की बेसिकली 4 टाइप्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे। आप बुक में देख सकते हैं काफी और टाइप्स दी गई हैं प्लानिंग से रिलेटेड। तो अब पहला पॉइंट ये है कि देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ प्लानिंग। द फर्स्ट वन इज हायरार्किकल प्लान्स। हायरार्किकल प्लान्स किसे कहा जाता है कि जब आप एक मैनेजरियल लेवल्स को देखते हो, हायरार्की को देखते हो, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, जो कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, मैनेजरियल हायरार्की है। तो हायरार्किकल प्लान्स क्या कहते हैं कि दीज प्लान्स आर ड्रॉन एट 3 मेजर हायरार्किकल लेवल्स, नेमली द इंस्टीट्यूशनल प्लान्स, द मैनेजरियल एंड टेक्निकल कोर। यानी अगर कोई भी प्लान हायरार्किकल लेवल पे सिर्फ बन रहा हो, हायरार्किकल लेवल पे अगर प्रोड्यूस हो रहा हो, सेट हो रहा हो, क्रिएट हो रहा हो, प्लान सेटिंग हो रही हो, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये हायरार्किकल प्लान है। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर टॉप मैनेजमेंट प्लान बनाए, सिर्फ प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट कर रही हो, आप क्या कहेंगे कि मैनेजरियल प्लानिंग हो रही है। सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बेस हो, इंस्टीट्यूशनल बेस ये है कि आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट को, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, ये क्या करता है? प्लानिंग करता है यूनिवर्सिटीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। ये अगर यूनिवर्सिटीज के लिए प्लान कर रहा है तो ये हायरार्किकल है। और ये आप देखिए इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग हो रही है, तमाम इंस्टीट्यूट को आपने प्लानिंग जो भी की ये इदारा दे देगा, ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, कमीशन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लान करती है और अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए, तमाम डिपार्टमेंट्स फर्दर अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए ये हायरार्किकल होगा, ये इंस्टीट्यूशनल प्लान है। अब जिस हायरार्की को प्लान दिया जाता है, उस हायरार्की का काम होता है टॉप मैनेजमेंट का, मिडल का या लोअर का, कि वो फर्दर अपने यूनिट्स में उसे इंप्लीमेंट करवाए। तो ये प्लान क्या होंगे? ऐसे प्लान को आप कहेंगे ये हायरार्किकल है। तो हायरार्किकल प्लान्स क्या हो सकते हैं? ये इंस्टीट्यूशनल प्लान हो सकते हैं। हायरार्किकल प्लान्स जो हैं इसी तरह इंस्टीट्यूशन मैनेजरियल हो सकते हैं। हायरार्किकल प्लान टेक्निकल कोर भी हो सकते हैं। टेक्निकल कोर क्या होते हैं कि आप बेसिक कुछ ही टेक्निकल यूनिट्स को सामने रखते हुए उन्हीं के लिए प्लान सेट करते हैं, सिर्फ स्पेशल सेपरेट प्लान्स करते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि आप मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग मींस के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, आप प्रोडक्शन यूनिट के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपकी फैक्ट्री जो है, उसके लिए अगर सिर्फ प्लान रखें, अलग प्लान होगा जो टाइम टू टाइम चेंज होगा, हर मंथ, हर क्वार्टर या सेमी एनुअली उसको आप चेंज करते जाएंगे। आप अपनी डिमांड को देखते हुए मार्केट में कि हाँ मार्केट में हमारी डिमांड 50 यूनिट की है तो टेक्निकल प्लान 50 के लिए बनाया। जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है प्लान चेंज करेंगे। जैसे मार्केट में डिमांड और मींस के डिमांड में चेंज आना शुरू हो जाता है तो उसको देखते हुए प्लान बनाएंगे। ऐसे प्लान क्या होते हैं? हायरार्किकल प्लान होते हैं। अब देखिए हायरार्किकल प्लान्स की टाइप्स क्या हो सकती हैं? स्ट्रेटेजिक प्लान, कोई भी स्ट्रेटेजी आपने बनाई, स्ट्रेटेजी सेट की कोई भी, यानी आपने अपनी पॉलिसीज को, पॉलिसी हायर लेवल पे बना ली, उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए आपने स्ट्रेटेजीज बनाई है। स्ट्रेटेजी ये है कि हमने पॉलिसी बनाई थी कि हम फॉर एग्जांपल जनवरी में जाके एग्जाम करेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी सेट करें। जैसे गोल एक अगर पॉलिसी है, गोल के अचीवमेंट के लिए स्ट्रेटेजी मैं सेट करूंगा।
तो स्ट्रैटेजी जो है वो बेसिकली लोअर लेवल पे काम करती है, पॉलिसी जो है हायर लेवल की लॉन्ग रन के लिए सेट की जाती है। तो स्ट्रेटेजिक प्लान आप जब भी बनाते हो ये हायरार्किकल है, हर एक हायरार्की अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी, हर एक लेवल मैनेजरियल अपनी ही स्ट्रेटेजी सेट करेगा, जिसे आप कहेंगे हायरार्किकल प्लान। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरमीडिएट प्लान। एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरमीडिएट, एडमिनिस्ट्रेटिव किसे कहा जाता है? टॉप मैनेजमेंट, या इंटरमीडिएट मींस के मिडल मैनेजमेंट, यानी मिडवे जो प्लान सेट किए जाते हैं कि आपने पहले एक प्लान बनाया पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के लिए, उसको आपने फर्दर मिडल मैनेजमेंट को जब फॉरवर्ड किया तो ये हायरार्की है। अब वो प्लान हायरार्किकल लेवल्स पे काम कर रहा होता है, उसमें चेंज आ रहा होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ रही होती है, तो डायनामिक होते हैं ये प्लान्स। तो ये आपके पास हायरार्किकल प्लान्स होंगे। इसी तरह की और एग्जांपल हो सकती है, ऑपरेशनल प्लान्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी और रिपीटेटिवनेस ऑफ द यूज, कि अगर आप किसी भी प्लान को रिपीट करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको ऑपरेशनल किसे कहा जाएगा कि आपके पास प्लान्स रिलेटेड विद यूर मैन्युफैक्चरिंग, प्लान्स रिलेटेड विद यूर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि आप सर्विसेज कैसे सप्लाई करेंगे, सर्विसेज को कैसे मूव ऑन करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन कैसे चलाएंगे। उसके लिए जब आप डिफरेंट लेवल पे, ये लेवल टॉप मैनेजमेंट का हो सकता है, ये लेवल मिडल का हो सकता है, ये लेवल आपका लोअर लेवल हो सकता है, ये आपका एक चेयरमैन भी बना सकता है। डिफरेंट लेवल्स पे जब प्लान्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डाइवर्सिफाई किया जाता है, चेंज किया जाता है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव को सामने रखना होगा। मेन ऑब्जेक्टिव से आपको नहीं हटना, मेन गोल अटेनमेंट ही आपकी सीकिंग हो, आपका ऑब्जेक्टिव हो। इसे आप क्या कहेंगे? ये हमारे पास हायरार्किकल प्लान्स होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास जो प्लान है वो है स्टैंडिंग प्लान्स। अब देख लो स्टैंडिंग प्लान्स क्या है। स्टैंडिंग प्लान्स आर ड्रॉन टू कवर इश्यूज दैट मैनेजर्स फेस रिपीटेडली, यानी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज हमने बात की थी एक क्लास में कि आपके पास अनरिजॉल्वेबल होते हैं, जिनको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन टाइम ऑन द स्पॉट आप कोई ऐसे इश्यूज अगर कोई क्यूरीज अगर रिजॉल्व ना हो रही हो, या कोई भी आपको पता चलता है कि प्रॉब्लम ये बार बार रिपीट होगा, उसके लिए आप पहले से क्या करते हो? प्लान सेट रखेंगे कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड पहले से प्लान सेट हों, ताकि ये इश्यूज तो क्लियर है कि होंगे जरूर। जैसे अगर एक यूनिवर्सिटी है, उन्हें पता है कि हम अगर स्टूडेंट के साथ, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है, तो स्टूडेंट जब भी हमारी यूनिवर्सिटी में आएगा उसको ये प्रॉब्लम जरूर वो फेस करेगा। मींस के डिसिप्लिन से रिलेटेड इश्यूज होंगे, स्टडी से रिलेटेड इशू होंगे, लेक्चर से रिलेटेड इशू होंगे, क्लास इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज होंगे, हैरासमेंट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ये आपके स्टैंडिंग प्लान्स हैं, जो तो पैक्ट है कि ये स्टैटिक है कि ये इश्यूज तो आने ही हैं, ये इश्यूज तो हमें फेस करने ही होंगे। जैसे हमने कहा कि रियल सेंस में परसेप्शन तो थी कि इस तरह बिजनेस करना है। बिजनेस की जब इन्वायरमेंट में आप पार्ट बनते हैं, ये बिजनेस लॉन्च करते हैं, तो आपको या सर्वे करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाता है कि हमें तो ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा कंपेटिटर या ऑलरेडी जो पार्ट है बिजनेस का, इस मार्केट का, वो तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उसके लिए आप उन प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए आप क्या करेंगे? जरूर प्लान सेट करेंगे। जैसे आपको पता है कि अगर आपने अपने ऑफिस के लिए आपको कन्वेंस चाहिए, ऑफिस के लिए आपको एकोमोडेशन चाहिए, अगर आपको सिर्फ कन्वेंस चाहिए, तो आपको पता है कि अगर 9 बजे मैंने ऑफिस पहुंचना है, तो ये स्टैंडिंग प्लान होना चाहिए कि 9 बजे पहुंचना है, तो 8:30 या डिस्टेंस को देखते हुए आपके पास व्हीकल होनी चाहिए अपनी, आपके पास मोटर बाइक होनी चाहिए, या आपके पास कोई ना कोई कन्वेंस फैसिलिटी होनी चाहिए। ये स्टैंडिंग प्लान, इसके लिए तो आप एक पैक्ट प्लान जरूर सेट कर लेंगे। तो ये क्या हो सकती है? सच है स्टैंडिंग प्लान में भी कॉल्ड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOPs। आज आप देखते हो कि आप कहीं भी मींस के किसी मार्केट में जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी में कहीं भी आपको कहा जाता है SOPs को फॉलो करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करें। अब देखिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप देखेंगे स्टैटिक होंगे, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लोटेड होंगे, उनको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। उनको अगर चेंज तब करेंगे जब वो आप देखेंगे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, फेल हो रहे हैं, हम
रिलायबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, तो उनमें फिर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी है, ये ऐसे प्लान्स होते हैं जो पेट हैं, जो नेसेसरी हैं, जो कंपल्सरी हैं, एसेंशियल हैं आपके स्मूथ रनिंग के लिए। जनरली मैंने यहाँ 3 टाइप्स रखे हैं इसके लिए कि अगर आप स्टैटिक प्लान्स के लिए देखें तो स्टैटिक प्लान को मैं 3 कैटेगरीज में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ जो बुक से रिलेटेड है। द फर्स्ट वन इज मिशन और पर्पस, कि मिशन और पर्पस किसे कहा जाता है, व्हाई यू डू व्हाट यू डू। मिशन ये है कि हम जो एक होता है विजन, एक है मिशन। विजन ये है कि हमारा मेन गोल क्या है, हम कहाँ होंगे, हमारा टारगेट क्या है, हम मार्केट में कहाँ जाना चाहते हैं, ये तो विजन है। आज आपका एक विजन है, एक मिशन। विजन आपका ये है कि आपने बीएस फिजिक्स या केमिस्ट्री करने के बाद आपने फर्दर एमएस करना है फॉर एग्जांपल। विजन को अचीव करने के लिए आपने बीएस अगर कंप्लीट करेंगे तो विजन की तरफ जाएंगे। और बीएस क्या है आपका, ये मिशन हुआ। फिर हम जब कहते हैं कि मेरा फर्स्ट मिशन ये है, ये मिशन कंप्लीट हो, सेकंड मिशन, थर्ड मिशन कंप्लीट होते हैं, तो मैं अपनी विजनरी जो मेरी थॉट्स हैं, जो मेरे विजनरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव कर पाता हूँ। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का व्हाई यू डू, व्हाट यू डू, व्हाई योर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट एंड व्हाई यू सर्व अ हायर पर्पस, योर कॉज, मिशन ड्राइव्स यू। अब बहुत क्लियर पॉइंट आ रहा है, मिशन आपको ड्राइव करता है, मिशन आपको पुश अप करता है, मिशन आपको मोटिवेट करता है फॉर द अटेनमेंट ऑफ योर विजनरी गोल, फॉर द अटेनमेंट ऑफ योर विजनरी थॉट्स, फॉर द अटेनमेंट ऑफ योर विजनरी ऑब्जेक्टिव्स। विजन तक पहुंचने के लिए आपको हमेशा मिशन बनाना जरूरी है, मिशन जरूरी होना चाहिए, सेट करना चाहिए। इसी तरह स्टैंडिंग प्लान की 2 टाइप और है, स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी। अब फर्स्ट क्या, पॉलिसी क्या है? पॉलिसी इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज व्हिच आर द रिपेटिटिव रूटीन इन नेचर। यानी पॉलिसी क्या है, ये आपकी ब्लूप्रिंट मींस के एक लॉन्ग रेंज आपकी जब प्लानिंग होगी, प्रोसीजर्स होंगे, वो पॉलिसीज होंगे। while strategy is concerned with those organizational decisions which have not been dealt or faced before in the same form। स्ट्रेटजी क्या होती है कि जब आप देखते हो कि अच्छा ये पॉलिसी तो बना ली, पॉलिसी ये थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि हम इस साल फॉर एग्जांपल अपना जो फिस्कल लेवल है, अपना जो मार्जिन होगा, जो हमारी अचीवमेंट्स होंगी, वो हम फॉर एग्जांपल जीडीपी है जैसे है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी है जैसे, नेशनल इनकम है कि पाकिस्तान की नेशनल इनकम को हम इस लेवल 80% पे लेके जाएंगे, ये तो पॉलिसी बना ली। अब जब देखते हो कि हाँ इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, इन्फ्लेशन इतना पीक पे जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो अब आप देखते हो कि ये तो बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब आप इसके लिए स्ट्रेटजी सेट करेंगे, अब डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाएंगे सिचुएशन को देखते हुए। यानी स्ट्रेटजीज आर रिलेटेड विद योर डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग फॉर द प्रॉब्लम्स, फॉर द इश्यूज if you faced during your operational activities, during your functional organizational functional activities, इनको अचीव करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको आप स्ट्रेटजी में रखते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल हो सकती है पॉलिसी से रिलेटेड। व्हाट इज अ पॉलिसी? पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, व्हाइल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज बेसिकली डन बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एक और डिफरेंस आ रहा है कि जब आप स्टैंडिंग प्लान सेट करते हैं और स्टैंडिंग प्लान में आप पॉलिसी बना रहे होते हैं, स्टैंडिंग प्लान में आप स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, तो वहां आप देखते हो कि टॉप मैनेजमेंट तो पॉलिसी बना के दे देती है। अब पॉलिसी को अकम्प्लिश करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए मिडिल जो इंटरमीडिएट लेवल है जो मैनेजमेंट का, वो क्या करता है? पॉलिसी स्ट्रेटजीज बनाता है। मैंने जैसे आपको कहा कि आपको पेरेंट्स ने मंथली पेमेंट तो, मंथली पॉकेट मनी तो दे दी है, अब उसके लिए आप क्या करेंगे? ये पॉलिसी थी फैमिली की। अब आपने क्या करना, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे। एक दिन एक्सपेंस ज्यादा हो गया, दूसरे दिन स्ट्रेटजी होगी, आज स्ट्रेटजी मेरी ये है कि कल क्योंकि मैंने 500 लगा लिया, आज मैं कम कर लेता हूं, आज मैं 500, वैसे मेरा मार्जिन ये होता है कि 200 खर्च होता है, आज मैंने 200 नहीं करना, 100 का एक्सपेंस करना है। तो ये स्ट्रेटजी आ रही है आपकी। लास्ट जो हो सकता है स्ट्रेटजी से रिलेटेड, व्हाट इज अ पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी? पॉलिसी का फंक्शन ये है कि पॉलिसी डील्स विद रूटीन डेली एक्टिविटीज essential for effective and efficient running of organization, while strategy deal with strategic decision। और strategies जो हैं वो strategic decisions, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, कभी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, उनके लिए आप हमेशा strategies सेट करते हैं।
थर्ड जो पॉइंट है वो है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट्स के साथ साथ फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स, आपकी पॉलिसीज, ये सारे आपके क्या हैं बेसिकली आप देखते हो कि अगर हों प्रोजेक्ट्स हैं, अगर बजट्स हैं, अगर प्रोग्राम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं, ये सिंगल यूज हैं। सिंगल यूज क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिंगल यूज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर सिंगल और यूनिक सिचुएशन। अगर मैं प्रोजेक्ट को डिफाइन करूं तो मैं कहता हूं कि प्रोजेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। कि आपका प्रोजेक्ट ये है कि आपकी बुटीक है एक, और आपको पता है कि हम विंटर सीजन आ रहा है और विंटर सीजन के लिए हमने 5 हमारे ऐसे परचेजर हैं, ऐसे रिटेलर हैं जो हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, कस्टमर हैं। उन हर 5 में से 3 को हमने 100 यूनिट्स देनी है और 2 ऐसे जिनको हमने 200 + 200 यूनिट्स देने। अब इसके लिए ये क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट हुआ, क्योंकि ये यूनिक और कॉम्प्लेक्सिटी है आपके लिए। प्रोजेक्ट को विद इन कास्ट कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट का रिस्क मैनेज करना है, प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट के लिए प्रॉब्लम्स होंगे और विद इन टाइम कंप्लीट करना है। हमेशा आपका प्रोजेक्ट BS फिजिक्स आपका एक प्रोजेक्ट है जो आपको विद इन टाइम कंप्लीट करना है। आप बिल्कुल कोई कभी स्किप नहीं कर सकते, कुछ भी आप स्टडी टाइम्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है सिंगल यूज प्लान। इसी के लिए सिर्फ एक प्लान बनाऊंगा। सिंगल यूज का क्या मतलब है कि किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसी के लिए एक ही प्लान बना लें, उसे क्या कहा जाएगा, सिंगल यूज। उस प्लान को किसी और एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकते आप, किसी और गोल के लिए यूज नहीं कर सकते आप। तो उसी के एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए, एक ही गोल के लिए, एक ही प्रोग्राम के लिए, एक ही प्रोजेक्ट के लिए, एक ही बजट के लिए अगर प्लान बना लें। बजट है 2019-20 का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, फॉर एग्जांपल 2021 का। अगर इस साल का बजट है, इसी साल के लिए यूज होगा, इसी साल के लिए ये प्लान है, सिंगल यूज प्लान, इसको कोई यूज चेंज नहीं कर सकता। अब ये क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव गोल एक इसका मेरे पास सिंगल यूज प्लान है। ऑब्जेक्टिव या गोल के अटेनमेंट के लिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने इस साल में फॉर एग्जांपल 2 लाख का प्रॉफिट कमाना है। तो 2 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्न करने के लिए मुझे गोल या ऑब्जेक्टिव जो उसके अचीव करने के लिए जो मैं प्लान करूंगा ये सिंगल यूज होगा। प्रोग्राम्स, कोई भी आपका प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको भी कहा कि कोई आप कोई इवेंट डिजाइन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए आपने एक प्लान बनाया तो उसी इवेंट के लिए होगा। उस इवेंट की कास्ट, उस इवेंट के फाइनेंसेस, उस इवेंट के रिसोर्सेज, उस इवेंट की आउटपुट, उस इवेंट का इनपुट, इसको देखते हुए प्लान सेट होगा। एक एग्जांपल मेरे सामने है, budgets are also excellent example of single use plans as they change every year। क्योंकि बजट हर साल चेंज होते रहते हैं। एक साल का बजट, हर फैमिली का आप देखते हो मंथली बजट भी चेंज होता है, डेली बजट हम नॉर्मली चेंज करते रहते हैं। ये सिंगल यूज प्लान होते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट के गोल को अचीव करने के लिए अगर कोई भी आप प्लान बना लें, ये प्लान उसी गोल के लिए है, उसी ऑब्जेक्टिव के लिए है, और ये प्लान चेंज नहीं हो सकता। चेंज तो हो सकता है लेकिन फर्दर किसी और एक्टिविटी के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि हर एक्टिविटी कम्प्लेक्सिटी रखती है, यूनिकनेस रखती है, तो उसके लिए फर्दर आपको लहदा बनाना पड़ता है प्लान। इसी तरह के एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और इंटीग्रेशन प्लान फॉर द रिसेंट मर्जर और एक्विजिशन आर एग्जांपल ऑफ सिंगल यूज प्लान। जैसे एडवर्टाइज करना चाह रहे हो, आपने एक प्रोडक्ट नया प्रोड्यूस किया, उसको एडवर्टाइज करना है, उसका पेनाफ्लेक्स लगाना है, आपने जाके मींस के एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट करनी है, तो उसी के लिए देखना होगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये सिर्फ हम डी खान के लिए बनाए और डी खान की फला लोकेलिटी में हमने मार्केट शेयर, मार्केट कस्टमर को कैप्चर करना है। तो उसी के लिए प्लान होगा कि कहाँ पेनाफ्लेक्स लगाना है, कहाँ आपने येलो पेपर देनी है। येलो पेपर आप देखते हो कि ये एडवर्टीजमेंट के लिए होते हैं, न्यूज़पेपर में आप कोई पंफलेट रख के आप फ्लो आउट करते हो। चैनल देखना होगा किस चैनल को यूज करते हुए हम एडवर्टाइज करें, तो ये क्या हुआ, सिंगल यूज प्लान हुआ। इसी तरह होते हैं कंटीजेंसी प्लान्स। जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सीडेंटल सिचुएशन में प्लान करना, अगर आप कोई भी अनसर्टेनिटी या सडन सिचुएशन के लिए प्लान करें, इस प्लान को कहा जाएगा कंटीजेंट या कंटीजेंसी प्लान्स।
जैसे है contingency plans are made to deal with situations that might crop up if these assumptions turn out to be wrong. Thus, contingency planning is the development of alternative courses of actions to be taken if events disrupts a planned course of action. यानी मैंने प्लान तो बनाया था, अब वो प्लान मेरा और सिचुएशन ऐसी बन गई, फ्लड सिचुएशन बन गई, बड़ा लॉस हो गया, मींस के जैसे आप कहते हो कि लाइब्रेरी है तो हम कहते हैं कि कैपिटल लॉस, बुक्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग जाती है और बुक्स जल जाती हैं, ये कंटीजेंसी। अब आपको फर्दर प्लान करना होगा कि हम जो बुक्स परचेज करते हैं उसके लिए तो हमें इतनी कॉस्ट पड़ जाएगी जो हमारे प्लान का पार्ट नहीं था। हमने तो अपने प्लान में जो प्लानिंग की थी जनरल कोर प्लानिंग, उसमें तो हमने कहीं नहीं ये डिसाइड किया था कि क्या ऐसा हो सकता है, चोरी हो जाती है, श्रिंकेज लॉस हो जाता है, स्पाइलेज हो जाती है, लॉस आ जाता है बड़ा, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है। तो जैसे हमने कोविड को देखा, कोविड की सिचुएशन बनी है तो इसके लिए कोई कंट्री रेडी नहीं थी, कोई मुल्क रेडी नहीं था, कोई गवर्नमेंट रेडी नहीं थी। इवन आप देख लें कि चाइनीज कंट्रीज जो लोकेलिटीज हैं वो भी इसके लिए रेडी नहीं थी कि ये इतना बड़ा पेंडेमिक होगा और इसके हम इतने बड़े लॉसेस फेस करने पड़ जाएंगे, क्योंकि क्लियर ही नहीं था कि ये लॉस या ये इमरजेंसी या ये कंटीजेंसी किस लेवल की होगी। तो ऐसे प्लान जो होंगे कंटीजेंट होंगे, कंटीजेंसी के लिए आप रिजर्व रखते हो, कुछ अपना कुछ सेविंग रखते हो, और हमेशा कंटीजेंसी में यूज होती है रिजर्व या सेविंग। अब एक एग्जांपल है, कंटीजेंसी मींस समथिंग दैट कुड हैपन और कम अप डिपेंडिंग ऑन और अदर अकरेंस। कि कंटीजेंसी का क्या मतलब है कि कुछ हैपन हो जाए किसी भी मूवमेंट पे, ऑन द स्पॉट, किसी भी मूवमेंट पे, किसी भी सिचुएशन पे, उसके लिए क्या प्लान होगा आपका। एन एग्जांपल ऑफ कंटीजेंसी इज अनएक्सपेक्टेड। कंटीजेंसी क्या है? अनएक्सपेक्टेड नीड फॉर द बैंडेज ऑन अ हाइक। आप ऐसी हाइक पे आपका वर्कर, आपका टेक्नीशियन, आपके इंजीनियर है और वहां आपको बैंडेज की जरूरत पड़ गई, तो नहीं था ये आइडिया। इसी तरह है कि एन एग्जांपल ऑफ कंटीजेंसी इज अ मिलिट्री स्ट्रेटजी दैट कांट गो फॉरवर्ड अंटिल एन अर्लियर पीस ऑफ वार प्लान इज कंप्लीट। आप एक मिलिट्री फोर्स है या टीम है, पर्सनेल है या वर्कर्स आर्म फोर्सेस के, वो कहीं भी कोई उनका मिशन है, विजन को अचीव करने के लिए मिशन पे गए हुए हैं, मिशन है और मिशन आप देखते हो कि वहां उनको नहीं था क्लियर के कोई हमें ऐसा बड़ा लॉस फेस करना पड़ जाएगा। तो एक लेवल को अचीव करते हो तो वहां जितनी भी कंटीजेंसीज या प्रॉब्लम्स आते हैं आप उनको मीटअप करने की कोशिश करते हो। तो ये हमारे पास था प्लानिंग के 4 टाइप्स। तो फर्दर जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग प्रोसेस। अब मैं क्वेश्चनिंग की तरफ जा रहा हूं, कोई भी यहाँ क्वेश्चन है तो आपने पूछना होगा मुझसे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी पूछ लें। सर ये जो आपने 4 टाइप्स बताई हैं जी प्लानिंग की, ये हर काम के लिए अलग अलग प्लानिंग होगी ना, ये सबको इकट्ठा करके फिर प्लान बनता है? हाँ, एक तो ये है कि हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो कि स्टैंडिंग प्लान भी होगा। देखिए आपकी कोर प्लानिंग में स्टैंडिंग प्लान भी होगा जरूर। कोर प्लानिंग जो आप करेंगे ना, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, उसमें आपका कंटीजेंसी प्लान भी होना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, हर बिजनेस जो है प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, 1 लाख में से 20,000 आप रिजर्व रख लेते हो, सेविंग कर लेते हो। क्यों कर रहे हैं ये काम? ताकि अगर कंटीजेंसी आए तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। क्लियर? समझ आ रही है? तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो स्टैंडिंग प्लान हो, ये भी आपकी बेसिक प्लानिंग का पार्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग का, कोर प्लानिंग का पार्ट होगा। चाहे आपके पास जैसे हमने कहा कि कंटीजेंसी हो गया, जैसे आपने कहा कि सिंगल यूज प्लान। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे ही बेस कर रहा होता है। हर कंपनी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। आपके पास अगर 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 5 प्रोजेक्ट ही एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो हर प्रोजेक्ट के लिए आप अपनी आप प्लानिंग करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ आपकी जो मेन प्लानिंग होगी, आपकी जो बेसिक कोर प्लानिंग होगी, कोर प्लानिंग में सिंगल यूज प्लान जरूर होगा, अवेलेबल होगा। सिंगल यूज प्लान के बगैर आप कभी अपने प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू नहीं कर सकते। सिंगल यूज प्लान कोर प्लानिंग का पार्ट जरूर होगा और होना भी चाहिए। इसी तरह हमने कोर टाइप लिया, जो टाइप डिस्कस किया, जो था स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान में हमने कहा कि आज देखें एसओपीज हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन के एसओपीज होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं।
कि वर्कर अगर ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाएंगे तो उनके लिए कॉस्ट्यूम होगा, कॉस्ट्यूम के बगैर यानी ड्रेस के बगैर, ऑपरेशनल ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, उसके बगैर आप कभी फैक्ट्री में नहीं जा सकते। एक डॉक्टर है, ये एक सर्जन है, कॉस्ट्यूम के बगैर वो आप देखते हो कभी ऑन ड्यूटी नहीं हो सकता। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो कोर प्लान होगा, मेन प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग होगी, वो बेस करती है स्टैंडिंग प्लान पे। उसमें आपके पास सिंगल यूज प्लान भी जरूर होना चाहिए, उसी में आपके पास कंटीजेंसी प्लान भी होना चाहिए जरूर। ये हमने 4 पार्ट्स डिस्कस किए। अब किसी मतलब और सर जो हमारे पास जी मेजर प्लान होगा वो इन सबको मिला के ही होगा। हाँ, वेरी गुड। हमारे पास जो मेजर प्लान होगा, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान होगा, वो प्लान बेस करता हो कंटीजेंसी पर भी, वो प्लान बेस करता हो मार्केटिंग प्लान पे, उसी प्लान में आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, उसी प्लान में सिंगल यूज प्लान हो, उसी प्लान में प्रोडक्शन को डिस्कस किया जाए, उसी प्लान में आप अपने रिसोर्सेज, फाइनेंस जनरेशन, कैश जनरेशन, फंड्स जनरेशन, ये भी मींस कि आपका जो मेजर प्लान होगा वो कभी भी एक प्रेसिडेंट नहीं बना सकता, वो एक मैनेजर नहीं बना सकता, वो एक एम्प्लॉय नहीं बना सकता। ये एक टीम वर्क है जो आप अपने स्किलफुल वर्कर्स, अपने एक्सपीरियंस वर्कर्स को सामने रखेंगे, फाइनेंस से वर्कर्स लेंगे, एक्सपर्ट पर्संस लेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपर्ट इंजीनियर्स लेंगे, टेक्नीशियंस लेंगे, आप फॉर एग्जांपल आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है। मार्केटिंग हम कहते हैं कि जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में जाके लॉन्च करेंगे या उसको एडवर्टाइज करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, ये मार्केटिंग है। इसके लिए प्लान होना चाहिए। तो ये डिफरेंट जब प्लान्स पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग का, तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन देखते हो कि स्मूथली अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने में सक्सीड होती है, सक्सेसफुली अचीव कर पाती है। जी, कोई और स्टूडेंट्स? बिलाल अहमद, अब्दुल मोगनी, अफाक राना, एमन, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अफाक? जी सर। हाँ बताएं, समझ आई आज लेक्चर की? जी जी सर आइए। हाँ, कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, बिलाल अहमद? बिलाल भाई जवाब दे दो सर, वो ऑफलाइन हो गई। नहीं बिलाल अहमद जी सर, आवाज आ रही है आवाज? वो तो नहीं जी गए सर, थे? आवाज आ रही है। नो सर, वो सर म्यूट पे लगा हुआ था। हाँ बताएं, आप कोई इशू है? नो सर। समझ आ गई आज लेक्चर की? जी सर। अच्छा, सर ये एहतशाम? आप जो इतना ये यस सर। जी पूछें। उठ गया। अच्छा, एमन सना आप बताएं। ठीक है, तो आप देख समझ आ गई है? जी जी। नहीं सर। इशू क्या इशू है बताएं? सर लेक्चर नहीं सुना पूरा। अच्छा, लेट ज्वाइन किया आपने? जी सर। अच्छा, तो मैं इसकी वीडियो जो होगी वो अपलोड कर दूंगा क्लासरूम में, तो आपने ज़रूर देखना है और फिर मुझे बताना है। जी सर ठीक है सर, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई, इनको मैं भेज दूंगी। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बता दें कि फर्दर जो हमारी क्लासेस होंगी वो जूम पे करें या फर्दर वॉइस ओवर? यस सर, यही पे हो। वहाँ पे तो समझ नहीं आती, ना क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपका एक टास्क है। अब टास्क ये है कि आपने प्लानिंग प्रोसेस देखना होगा। मैं आपके सामने स्लाइड्स कुछ शेयर कर रहा हूँ, आपने प्लानिंग प्रोसेस देखना होगा कि प्लानिंग करने के लिए आपको किस प्रोसेस से पास आउट होते हुए आप प्लानिंग करते हैं। अब देखिए, प्लानिंग आप क्लियर कर चुके हैं, थिंकिंग इन एडवांस अबाउट फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन, प्लानर रोड मैप्स, प्लानर गाइडलाइंस, planner based on your perception, complex perception, process of perception, your sensory thoughts, ये सारी क्या है प्लानिंग हमने बात की थी। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं दोबारा वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ।
सर साथ साथ अगर अपलोड भी करें, मतलब जब भी लेक्चर हो तो क्लासरूम में साथ अपलोड भी करें। हाँ हाँ, मैं अपलोड करूँगा। अब देखिए, मैं प्लानिंग प्रोसेस पे बात कर रहा हूँ। ये प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस में क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नीड फॉर द एक्शन आपको देखनी होगी। नीड मीन्स कि क्या ज़रूरत है प्लान की, प्लान क्यों किया जाए, ठीक है, ये होगा फर्स्ट प्रोसेस। अच्छा, पहले मैं प्रीवियस स्लाइड पे आता हूँ। ये मैंने एक आपके सामने सर्कल शो किया हुआ है जिसमें आपके पास है कि सबसे पहले आप अपना गोल क्लियर हो, गोल जो भी गोल है उसको क्लियर कर लें कि मैं प्लानिंग करना क्यों चाह रहा हूँ। एक ब्लू आपके सामने यहाँ मैंने सेट द गोल्स एक स्लाइड शो की। इसके बाद है गैदर द डेटा। अब आप डेटा गैदर करेंगे, आप मार्केट में जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, देखेंगे लोग कैसे काम कर रहे हैं, जो लोग इसमें सक्सेसफुली बिजनेसेस कर रहे हैं या इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, वो कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, कैसे उन्होंने बिजनेस को हैंडल या मैनेज कर रहे हैं। फिर डेटा आ गया मेरे सामने, मैंने डेटा लिया, 5 शॉप कीपर्स के पास गया, एक से पूछा, दूसरे से पूछता हूँ, तीसरे से, मैंने उनसे डेटा कलेक्ट किया और मैं अपने पास नोटबुक में नोट करना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं डेटा को एनालाइज करूँगा। एनालाइज कैसे होगा कि अब मैं अपनी एनालिसिस जो मेरे पास अवेलेबल, या मेरी जो स्किल्स हैं या आपकी जो स्किल्स हैं, आपने जो स्टडीज की, आप जो चाहते हैं, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप इनकी बेसिस पे इंटरप्रिटेशन करेंगे। एनालिसिस के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करेंगे आप कंप्लायंस प्रोसीजर है, एनालिटिकल है, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, जो आप आगे जाके हम जो स्लाइड्स आएंगी तो डिस्कस कर लेंगे। क्रिएट प्लान, आप एक प्लान बनाने की तरफ आ जाएं। प्लान बनाने के बाद प्लान ऐसा हो कि इम्प्लीमेंटेबल भी हो, ये भी देखेंगे। प्लान को साथ साथ मॉनिटर भी करना होगा और फिर आप गोल्स अचीवमेंट की तरफ चलते हैं। अब देखें, इन्हीं स्लाइड्स को मैंने यहाँ रखा है, रिकॉग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन। पहला पॉइंट ये है कि आप स्ट्रेंथ 60 का मतलब है कि मैंने पॉइंट रखा कि आपके पास आपकी जो 60 है, 60 कहा जाता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप 60 एनालिसिस जरूर करेंगे तो नीड क्लियर हो जाएगी। नीड फॉर एक्शन, पहले अपनी नीड को आइडेंटिफाई कर लें, वांट्स को आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ मेरा ये जरूरत है, इसी के लिए मैंने प्लान करना है। जब जरूरत सामने होगी, नीड सामने होगी, तो फर्दर प्लानिंग स्टार्ट हो सकती है। सेकंड स्टेप होगा सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। अब आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करें। हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए फर्दर प्लानिंग करनी होगी आपको। इसी तरह नेक्स्ट जो आपके सामने पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, जो फेज आती है डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस किसे कहा जाएगा, आप एक्सटर्नल और इंटरनल जो आपके सामने इन्वायरमेंट है इसको सामने रखें, एक्सटर्नल इफेक्ट्स और इंटरनल इफेक्ट्स को। प्लानिंग इज ऑलवेज डन कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड, हाउएवर द फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। तो फ्यूचर क्या है आपके पास, अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन ही रहता है। तो अनसर्टेनिटी को सामने रखते हुए, आप अपनी प्रीमिसेस को सामने रखते हुए, स्कोप को सामने रखते हुए, अपनी ज्यूरिडिक्शन को सामने रखते हुए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हैं। तो थर्ड स्टेज जो आती है प्लानिंग में वो प्रीमिसेस से रिलेटेड होगी कि सो इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सर्टेन assumptions विल हैव टू बी मेड। कुछ चीजें, कुछ assumptions को सामने रखें, कुछ एज्यूम करें चीजों को। अगर हम प्लान ये करें तो इससे ये आउटपुट आएगा, अगर मैं स्टैंडिंग प्लान बना लूँ ये आउटपुट आ सकता है, कंटीजेंसी में अगर ये रख लें, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कंटीजेंसी में हमें ये पैसा, ये फाइनेंस, ये फंड्स हमें हेल्प आउट करेंगे, ये प्रीमिसेस हैं। इसी तरह है कि these planning premises are also of two types, internal and external assumptions, deal with factors such as political environment, social environment, advancement in technology। ये different issues होते हैं, different problems हो सकती हैं कि अगर ऐसा हो कि जब हम प्रोडक्ट बना लें, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें और वहाँ से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, हमारा कंपेटिटर इससे भी अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दे, तो फिर हमारी क्या प्लानिंग होगी। इस चीज़ को भी सामने रखें। प्लानिंग में ये चीज़ भी सोचनी चाहिए प्लानिंग प्रोसेस में, जब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, चीज़ों को प्लान कर रहा हूँ। इसी तरह एक अगर पब्लिशर है वो बुक्स पब्लिश कर रहा है, बुक पब्लिशिंग में उसे गाइड पब्लिश कर रहा है, उसने गाइड बना ली एक बुक से रिलेटेड, जब वो लॉन्च करने का, मार्केट करने का टाइम आता है, गवर्नमेंट क्या कर लेती है, बुक में चेंजेस कर देती है, टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो बुक को चेंज कर देता है। तो यहाँ से क्या होगा, आप देखोगे कि अल्टीमेटली आपने जो प्लान सेट किया था वो प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं रहा।
तो इसके लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए। आप एनालिसिस करें कि क्या गवर्नमेंट या टैक्स बुक बोर्ड जो है वो फर्दर इसमें कोई चेंजेस तो नहीं करने जा रहा। इंटरनल एजम्पशंस क्या हो सकती हैं, एज्यूम कर रहा हूं मैं प्लानिंग में चीज़ों को कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हमें इंटरनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे है कि पॉलिसीज पर हम अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करें तो वर्कर्स हो सकता है कि इसको अफोर्ड ना कर सकें, एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी प्रॉब्लम आ सकता है, इन टाइम अवेलेबल ना हो, लोन के लिए रिक्वेस्ट की अवेलेबल ना हो, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल क्वालिटी में भी ये आप जरूर डेवलपिंग प्रीमिसेस मींस एजम्पशंस को सामने रखें और फिर फर्दर कंटिन्यू करें। इसी तरह है कि आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, एक और स्टेज आती है प्लानिंग में कि अब अल्टरनेटिव्स मींस प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या होगा मेरे पास और चॉइसेस क्या होंगी, इनको भी आइडेंटिफाई कर लें। आप कहते हो कि अच्छा अगर हमने जिस पर्सन को कहा एक कंपनी है जैसे चश्मा शुगर मिल है, चश्मा शुगर मिल ने आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आपकी बेकरी है और बेकरी में आपको जैसे शुगर चाहिए, आपको पता है हम चश्मा शुगर मिल से शुगर लेते हैं, हो सकता है किसी टाइम पे जाके ये मिल बंद हो जाए, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड ना करे, तो फिर आपके लिए प्लान बी होना चाहिए, अल्टरनेटिव होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए, प्लान डी होना चाहिए। तो ये आपके पास फिर आपको क्लियर करेगा कि डिफरेंट प्लान्स जो हैं उनके लिए उनकी तरफ मूव होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि क्या एक ही प्लान पे स्टैटिक रहना चाहिए, नहीं, आपके सामने डिफरेंट यू टर्न्स होने चाहिए ताकि आप अपना गोल या ऑब्जेक्टिव आपका डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह नेक्स्ट जो स्टेज प्लानिंग प्रोसेस में आप रखते हैं, प्लानिंग करने में आपको फायदा देती है, वो होती है एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आपने कहा ठीक है एक चश्मा शुगर मिल है, एक अलमुइज है, ए है, बी है, सी है, लेकिन इनको आप एग्जामिन भी कर लें, इनको एनालाइज भी कर लें कि अगर मुझे फर्स्ट जो कंपनी है वो रॉ मटेरियल सप्लायर नहीं देगा तो क्या सेकंड अगर दे तो क्वालिटी वही होगी, इसकी प्राइसेस, इसकी कास्ट मुझे ज्यादा तो नहीं पड़ेगी, ये मुझे रॉ मटेरियल महंगा तो नहीं देगा, एग्जामिन कर रहा हूं मैं। आपने ये स्लाइड भी पढ़नी होगी। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड जो है, सिक्स्थ जो स्टेज आती है वो होती है सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। अब मैं क्या करूंगा, ए बी सी अल्टरनेटिव सप्लायर्स, या मैंने अपने पास जो मेरा मींस के प्लान्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सामने रखते हुए उनमें से एक सिलेक्ट करना होगा मुझे। मैं कहता हूं कि क्या मैं एलजी में इन्वेस्टमेंट करूं, क्या मैं पहले में इन्वेस्टमेंट करूं, क्या मुझे हायर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अब ये तीन को मैंने क्या किया, पहले मैंने रखा कि अगर एलजी में करूं कुछ पैसा मेरे पास 5 लाख है, 5 लाख में से मैं कहता हूं अच्छा 3 लाख एलजी में कर लूं, 2 लाख हायर में कर लूं। तो अब ये तो मेरे पास क्या था, फर्स्ट में आइडेंटिफाई कर रहा था, आइडेंटिफिकेशन के बाद एग्जामिन कर लिया कि कौन सा ज्यादा सूटेबल है सिक्योर है। उसके बाद थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, मैं अब सिलेक्ट करूंगा कि नहीं मुझे 1 या 2 चूज करने हैं कि किसको मैं सिलेक्ट कर लूं, उनके साथ एग्रीमेंट कर लूं, सप्लायर्स के साथ या कंपनीज के साथ। 7th पॉइंट क्या आता है आपके पास प्लानिंग प्रोसेस में, फार्मुलेटिंग स्पोर्टिंग प्लान। अब आप स्पोर्टिंग प्लान भी बना लें, बैकअप, स्पोर्टिंग प्लान मींस के बैकअप पे भी कुछ हो आपके पास। ये आप हमेशा देखते हो कि एक अगर फुटबॉल टीम खेल रही है तो वो कुछ प्लेयर्स बैकअप पे बैठा देते हैं, एक प्लेयर इंजर हो जाएगा तो दूसरे को फौरन लॉन्च करेंगे। क्रिकेट टीम में देखते हो 11 इन ग्राउंड होते हैं और बाकी आप देखते हो कि वो पार्ट नहीं होती। ये प्लान का पार्ट था, ये प्लानिंग प्रोसेस में आपने सोचा हुआ था कि हम कितने बॉलर ले जाएंगे, कितने हमारे पास मींस के ओपनर कौन कौन से होंगे हमारे पास, जो अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए कि हमारे पास हिटर कौन होगा, ये डिफरेंट स्पोर्टिंग प्लान है। अच्छा, अब ये तो 11 वो थे जो आपने प्लान बना लिया। 11 के बाद अल्टरनेटिव भी 2-3 रखेंगे, 4 रखेंगे कि अगर सिचुएशन खराब हो जाती है, अगर हम डिस्टर्ब रहते हैं, डिसरप्टिव इन्वायरमेंट या सिचुएशन बनती है, तो फिर हमारे पास स्पोर्टिंग प्लान बैकअप होना चाहिए। ये होता है 7th पॉइंट प्लानिंग प्रोसेस का। प्लानिंग प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। अब हम क्या कर लेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि प्लान जो बना लिया अगर उसको इम्प्लीमेंट करें तो इम्प्लीमेंटेशन में ये इम्प्लीमेंटेबल होगा क्या नहीं होगा, ये फिजिबल होगा या नहीं होगा। यानी आप एक ऐसी लोकेलिटी है, एक ऐसा विलेज है जहां आप कहते हो कि आप मास्क भी पहने, आप सैनिटाइजर भी यूज करें, आप SOPs को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल आप तो इसके लिए क्या होगा, फिर आप इन्वायरमेंट को तो देखें, क्या हम जो प्लान दे रहे हैं इसके लिए जहाँ लिटरेसी रेट नहीं है, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम है, लोग जहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है,